ओके। हाय एवरीवन। सो हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट सेकंड का सिलेबस में एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। दिस इज द यूनिट सेकंड कैनोनिकल एनसेम्बल, जिसकी डेफिनेशंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक फंक्शंस फॉर द कैनोनिकल एनसेम्बल। तो इस पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस फॉर द कैनोनिकल एनसेम्बल, और एग्जाम में पूछा गया है पिछले 5 सालों में दैट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पार्टीशन फंक्शन फॉर कैनोनिकल एनसेम्बल। तो हम पार्टीशन फंक्शन भी निकालेंगे और थर्मोडायनेमिक फंक्शन निकालेंगे, जैसे कि एंट्रोपी हुआ, एनर्जी हुआ, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हुआ। ओके। सो ये इतनी जो लंबी थ्योरी है ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं आनी है, लेकिन समझने के लिए हमें डेरिवेशन करना है, उसके लिए समझना पड़ेगा। तो मैं तो रीड आउट कर रही हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, बट आपको एग्जाम में इतना लेंदी नहीं करना अपना डेरिवेशन। अपने डेरिवेशन को ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल रखना है, कम से कम आपको उसमें लैंग्वेज यूज करनी है। ओके, क्योंकि यूजुअली फिजिक्स के पेपर में लोग इक्वेशंस को चेक करके देख लेते हैं कि जो डेरिवेशन किया गया है विच दैट इज करेक्ट और नॉट। चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो यहां से आओ आप सीधा कंसीडर से, है ना। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम विथ टोटल एनर्जी ई नॉट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने एक सिस्टम को इमेजिन कर लिया है और उसकी एनर्जी ई नॉट है। फर्दर अब इसके आगे, सपोज दैट दिस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज हाइपोथेटिकल सिस्टम विच इज माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम। हम ये मानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किसका पार्ट है, एक बहुत बड़े माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल का पार्ट है। और ऐसा पार्ट क्यों रखा, क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर की ना तो एनर्जी किसी के साथ एक्सचेंज करता है, ना ही अपने अंदर के पार्टिकल्स किसी के साथ एक्सचेंज करता है। तो इस वजह से ये रीजन है कि हमने हमारे सिस्टम को चारों तरफ से किससे एक तरह से ढक दिया है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल से। नाउ द माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल माइनस आवर सिस्टम इज द हीट रिजर्वर। अब हमारा जो हीट रिजर्वर है वो क्या होगा, माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम हमने बड़ा सा माना है, तो सपोज करो ये हमारा माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल था, उसमें से ये हमारा सिस्टम एस है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है, ये क्या हो गया, ये हो गया हीट रिजर्वर। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए। और सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हीट रिजर्वर। हमारा ये जो सिस्टम है ये थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ है, ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है इसके साथ। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो गया, कैनोनिकल हो गया। अब वो कैनोनिकल क्यों हुआ, क्योंकि ये पार्टिकल तो एक्सचेंज नहीं कर रहा है हीट रिजर्वर के साथ में, लेकिन ये एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम आया। एनर्जी एक्सचेंज अगर नहीं हो पाती तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ ही नहीं पाता। तो हमारा जो छोटा वाला सिस्टम है वो तो हो गया कैनोनिकल, लेकिन हमारा कैनोनिकल जिस बड़े सिस्टम का पार्ट है वो क्या हो गया, माइक्रो कैनोनिकल। चलिए यहाँ तक तो आ गया। नाउ आवर सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हीट रिजर्वर इन सच अ वे दैट द मीन एनर्जी ई बार ऑफ आवर सिस्टम। देखो हमारे टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है वो तो है ई नॉट, और हमारे सिस्टम की जो मीन एनर्जी है वो कितनी है, ई बार। इनने नोटेशन के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो अच्छे से समझ के रखिएगा। सो एवरेज एनर्जी ऑफ आवर सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ई। मान लेते हैं हम, इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि हमारे जो सिस्टम की एनर्जी है उसी को हम क्या मान के चल रहे हैं, टोटल एनर्जी मान रहे हैं, सॉरी एवरेज एनर्जी जो है। देखो ये वापस लाइन पढ़ो, अवर सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हीट रिजर्वर इन सच अ वे। हमारा सिस्टम हीट रिजर्व के साथ इस तरह से इक्विलिब्रियम में है कि हमारे सिस्टर की जो हमारे सिस्टर नहीं यार, हमारे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट है। Now, let our system in the microcanonical ensemble be defined in the energy range between E naught and E naught plus delta E। अब उस microcanonical बड़े वाले में हमारा जो सिस्टम रखा हुआ है, उस वक्त हमारे सिस्टम की जो एनर्जी है उसकी रेंज मान लीजिए क्या है, ई नोट से लेकर ई नोट प्लस डेल्टा ई। हमारा सिस्टम इसी एनर्जी रेंज के अंदर फॉल कर रहा है। बट in the microcanonical ensemble the precise value of energy width delta E is unimportant। ये काम का नहीं है आपका, ये बस ध्यान रखिएगा। हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला होता है log डेल्टा टाउ, जहां पर डेल्टा टाउ की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्लियर कर चुके हैं कि ये वॉल्यूम होता है फेज स्पेस का, करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी बिटवीन ई नॉट एंड ई नॉट प्लस डेल ई, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। Now, we may choose delta E equal to the range of reasonably probable values of energy in canonical ensemble। अब हमारा canonical ensemble है तो जाहिर सी बात है जो एनर्जी की रेंज है वो canonical ensemble की ही होगी। Therefore, we may now define the entropy of the canonical ensemble with mean energy E to be equal to the entropy of a microcanonical ensemble with energy E bar। मतलब जिस तरह से microcanonical ensemble की energy E bar है, सेम वे में हम canonical ensemble की एनर्जी भी एंट्रोपी भी निकाल लेंगे। चलिए अब आपको ये तो मैंने समझा दिया है ना, ये इतना
पार्ट आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है। आपको मैंने कहा था ना कम से कम राइटिंग में होना चाहिए, तो आप यहाँ से शुरू करोगे। लिखने वाला पार्ट एग्जाम में आप यहाँ से शुरू होगे, समझने वाला पार्ट मैंने जहां से ब्रैकेट लगाया वहां से। कंसीडर द वॉल्यूम डेल्टा टाउ ऑफ द फेज स्पेस करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी बिटवीन ई एंड डेल्टा प्लस ई। यही लाइन ऊपर पैराग्राफ में लिखी हुई है, इसलिए मैंने कहा है कि ऊपर वाला पैराग्राफ एग्जाम में लिख के नहीं आना है। ओके, लेट अस नाउ ट्राई टू राइट डेल्टा टो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ई। अब ये बोल रहा है कि ये जो टाउ आपका वॉल्यूम एलिमेंट है, ये वैसे भी ई नोट से लेके ई नोट प्लस डेल्टा ई एनर्जी रेंज के बीच का वॉल्यूम था फेज स्पेस में। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई कोरिलेशन होना चाहिए। तो जो डेल्टा टो है, इसका मतलब वो फंक्शन किसका हो गया, एनर्जी का फंक्शन हो गया। अगर वो एनर्जी का फंक्शन है और साथ में एनर्जी के अलावा और भी एक्सटर्नल पैरामीटर का फंक्शन है, तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि अगर एफ एक्स वाई जेड होता है और अगर हम इसका डी एफ लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। उसी तरह से अगर मैं वाई जेड को छोड़ देती हूँ और मेरे फंक्शन को केवल एक्स का लिखना चाहती हूँ, तो मैं ये लिख सकती हूँ डी एफ इज इक्वल टू, लिख सकती हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, लिखा जा सकता है। उसी तरह से क्योंकि जो हमारा ये वॉल्यूम है, टॉ वॉल्यूम है, क्योंकि ये एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ये देखिए हमने वहां पर वही किया है, क्योंकि डेल्टा टो वॉल्यूम जो है वो एनर्जी रेंज से डिफाइन हो रहा है, यानी कि एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम डेल्टा टो अपॉन डेल ई इंटू डीई कर देंगे। बट क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा ई लिया है, तो हम यहाँ डेल्टा ई कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो आई होप आपको वैसे ही समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इफ यू रिमेम्बर टू एस्टिमेट द वैल्यू, ये छोड़ो। हाँ, अब मान लीजिए लेट ओमेगा ई डीई, लेट ओमेगा ई डीई क्या रिप्रेजेंट करता है, represent the canonical ensemble probability for a system to have energy in the range E and E plus DE। अगर मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये ओमेगा ई डीई क्या रिप्रेजेंट करता है, समझना अच्छे से। सपोज दिस फंक्शन, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर सिस्टम टू बी इन द एनर्जी रेंज बिटवीन ई एंड ई प्लस डीई। ये क्या प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा सिस्टम जो है वो ई से ई प्लस डीई रेंज के बाहर नहीं जा रहा है, उसके अंदर रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओमेगा ई डीई। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर हो गया। फर्दर, इफ रो इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अगर रो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो, इसका मतलब रो जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हुआ, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो रो अगर हमारा बता रहा है कि यूनिट वॉल्यूम में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर रो है, तो डेल्टा टो वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रो डेल्टा टो ही तो होगी। करेक्ट, तो ये ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल्टा टो हो जाएगा, है ना। यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है, तो डेल्टा टो में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और डेल्टा टो वाली प्रोबेबिलिटी ही रिप्रेजेंट कर रही है कि सिस्टम हमारा ई से ई प्लस डीई में है, तो उसको दूसरे शब्दों में हमने किसे रिप्रेजेंट कर दिया, ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पर डेल्टा टो की जो ये वैल्यू मिली है आपको, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, इससे आपको इक्वेशन नंबर 2b मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी का इंटीग्रेशन करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल चीज आती है आपके पास में, कि यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन ना लगा के अगर एनर्जी ई बार ले लें और डेल्टा ई ले लें, तो वो भी हमारे पास 1 आ रही है। कैसे, देखो हम क्या करेंगे कि हमारे पास सिंस द मीन एनर्जी ऑफ कैनोनिकल एंसेम्बल इज ई बार, हमारा कैनोनिकल एंसेम्बल है उसकी मीन एनर्जी कितनी है, ई बार। तो जो फंक्शन है ओमेगा ई, दिस विल हैव अ शार्प मैक्सिमा एट ई इज इक्वल टू ई बार। मतलब कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी जगह की होने की बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम 1 मिल सकती है, और फिर उसके बाद वापस प्रोबेबिलिटी हो जाती है डिक्रीज। ये प्रोबेबिलिटी का जो कर्व ऐसा क्यों आता है, ये आप बीएससी की थर्मोडायनेमिक्स की बुक में चैप्टर 1 देखना, चैप्टर 1 देखना, वहां प्रोबेबिलिटी के लिए इस तरह का कर्व बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जहां पर मैक्सिमम होती है हमेशा हमें पता है एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर हमें जो मैक्सिमम मिल रहा है वो मान लीजिए किस पे मिल रहा है, ई बार एनर्जी पे मिल रहा है। तो ये ग्राफ जो है वो ग्राफ किसका है, ओमेगा ई है। तो यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ये वैल्यू कितनी है, ओमेगा ई बार। करेक्ट। अब ये बहुत शार्प मैक्सिमा है, तो शार्प मैक्सिमा होने की वजह से देखो हम क्या चीज कर सकते हैं, शार्प मैक्सिमा होने का मतलब क्या है, शार्प मैक्सिमा होने का मतलब है कि ग्राफ आपको इस तरह से मिल रहा है।
अगर ग्राफ आपको इस तरह से मिल रहा है तो मैं अगर इसका हाफ मैक्सिमम निकालूं, मतलब मुझे इसकी विड्थ निकालनी है, इसकी विड्थ निकालनी है, तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा और एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं एक ऐसा रेक्टेंगल लूं जिसकी हाइट जो हो वो तो हो ओमेगा ई बार, और इसकी जो विड्थ हो, अब इस वाली विड्थ में यही ले रही हूँ क्योंकि विड्थ यहाँ पर ली जाती है। ये विड्थ मान लीजिए कितनी है, डेल्टा ई विड्थ है। ये विड्थ कितनी है, क्योंकि ग्राफ है जो किस किसके बीच में है, ओमेगा ई वर्सेस डेल्टा वर्सेस ई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये विड्थ डेल्टा। तो अप्रोक्सीमेटेड, ओनली अप्रोक्सीमेटेड कह रही हूँ कि इस फंक्शन को एक छोटा सा इस तरह से अगर अप्रोक्सीमेटेड, लगभग अप्रोक्सीमेटेड, क्या इसको एक सा रेक्टेंगल मान लिया जाए, क्योंकि इधर वाला एरिया जो डिक्रीज हुआ है ये बहुत ही कम होगा, और इधर भी हमारी जो लाइन थी उसके बीच का एरिया, ये जो मैंने डार्क कर दिया है, डार्क रेड से जो एरिया किया है, अगर हम इसको अवॉइड कर दें तो हमारे पास, और इसको लगभग सीधा ले लें, लगभग इसको सीधा ले लें, क्योंकि बहुत शार्प, अगर ऐसा कर्व बनता ना तो ये चीज हम नहीं कर पाते, क्योंकि फिर अगर अपन यहाँ पे हाफ विड्थ पे लेते, हाफ विड्थ लेते तो इतना एरिया माइनस हो जाता हमसे, इतना एरिया माइनस हो जाता। लेकिन शार्प कर्व में ये चांसेस है कि अगर हम उसे एक लंबा सा रेक्टेंगल मान लें तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा, एरिया अंडर कर्व क्या होगा, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो पी वर्सेस वी ग्राफ में जब आपके पास कोई कर्व होता है तो एरिया अंडर कर्व जो होता है वो क्या होता है, पीडीवी होता है, और पीडीवी आपके पास वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर ओमेगा ही है इधर और इधर हमारे पास डेल्टा ही आ रहा है, तो ओमेगा को ई से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बेसिकली आएगा क्या, एरिया अंडर कर्व आएगा, और वो हमने फॉर्मूले से देख लिया कि वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा ई इंटू डेल्टा ई। तो इस रेक्टेंगुलर एरिया का एरिया कितना होगा, तो इसकी हाइट कितनी है, ओमेगा ई बार है, और इसकी विड्थ कितनी है, डेल्टा ई है। तो ओमेगा ई बार को अगर डेल्टा ई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एरिया अंडर कर्व हो जाएगा, और वो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, क्योंकि ये ग्राफ के अंदर जितना भी पार्ट आ रहा है वो सारा प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन को हटा के जब ये टर्म लिखा तो बस ई की जगह हमने क्या लिख दिया, ई बार लिख दिया, क्योंकि ये जो मैक्सिमा आ रहा है वो ई बार पे आ रहा है, और यही चीज यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो आपको लिखना ही नहीं है, आप तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना, और आप चाहो तो ये चीज मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। देखो, वी हैव एन एक्सट्रीमली शार्प मैक्सिमम एट ई इज इक्वल टू ई बार डिफरिंग अप्रिशिएबली फ्रॉम जीरो ओनली इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। तो इमीडिएट नेबरहुड के है अंदर, जीरो के नेबरहुड के बिल्कुल पास में ही है वो। सो ऑन नॉर्मलाइजिंग द प्लॉट वी कैन इंट्रोड्यूस द विड्थ डेल्टा ई ऑफ द कर्व ओमेगा, डिफाइनिंग इज एज defining it as the width of the rectangle whose height is equal to the value of omega and its maximum at the maximum and whose area is equal to unity। area unity है, हाइट है, विथ डेल्टा ही है, तो हमारे पास ये डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2a एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 2a और 4 को करो भाई। 2a और 4 कहाँ पे है, इक्वेशन 2a था क्या, ओके, इक्वेशन 2 हमारे पास ये था। तो अब ध्यान रखना, इक्वेशन 2a का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 4 ये है, ओमेगा ई बार डी ई इज इक्वल टू 1 है। तो अगर इक्वेशन 2a और इक्वेशन 4 को कंपेयर करोगे तो एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और यही मैं लिखा हुआ बता देती हूँ, ये रहा। बस ई की जगह अब क्या लिखना पड़ेगा, ई बार लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, या फिर यहाँ से डेल्टा टो की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/रो आ जाएगा। नाउ हमारे पास प्रीवियस वीडियो में, ध्यान रखना, हमने ये 7.9 सेक्शन का इक्वेशन 16 पढ़ा है। अब याद रखना हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख लेना, ए ई रेस टू पावर माइनस ई बार अपॉन टो, बस वहां पर ई बार की जगह ई एस था, बट हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है प्रीवियस वीडियो में, इसको देख लेना। नहीं तो 7.9 सेक्शन हमने किया है, उसका इक्वेशन 16 आप देख लेना। सो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास था कल, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में हमने किया इसको डिराइव। यहाँ से अगर अपन उसकी वैल्यू निकालें डेल्टा टो की, तो डेल्टा रो की वैल्यू ये है, रो की वैल्यू ये मिल रही है आपको, ये उठा के रो की वैल्यू यहाँ रख दो। यहाँ रखने के बाद डेल्टा टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर तो -1 हो जाएगा और ई की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर एनर्जी को ई बार, एवरेज एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर यू के टी हो जाएगा, और ए रेस टू पावर -1 है, और ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, डेल्टा टो वॉल्यूम की है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टो जो है उसको हमें पता ही है, क्या लिखते हैं अपन, 1/KT लिखते हैं, नहीं, टो इज इक्वल टू KT आता है, टो इज इक्वल टू KT आता है, हाँ टो इज इक्वल टू KT आता है, ये भी हम पहले डिराइव कर चुके हैं।
ठीक है। सो नाउ द स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी इज गिवन बाय, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में हम जानते ही हैं, लॉग डेल्टा टो होता है। डेल्टा टो की ये वाली वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर पुट करनी है, इसके अंदर लॉग लगाना है, तो माइनस का लॉग ए प्लस यू बाई के टी, और ये हो जाएगा सिग्मा। यहाँ से अगर लॉग ए की वैल्यू निकालें तो लॉग ए को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यू बाई के टी माइनस सिग्मा। लॉग ए की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये देखो, log a की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो u माइनस के सिग्मा टी अपॉन के टी आ जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं s इज इक्वल टू क्या होता है, के सिग्मा, डिराइव कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में। तो के सिग्मा की जगह, यहाँ पर के सिग्मा की जगह एस टी लिखेंगे, वेयर एस इज के सिग्मा इज द थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी। हम जानते हैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्या होती है, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस होती है थर्मोडाइनमिक्स में। तो लेकिन अब हमारे पास यू माइनस क्या होगा, टी की जगह हम यहाँ काम लेते हैं टो, छोटा वाला टो, और एस की जगह हम काम लेते हैं सिग्मा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू माइनस टो सिग्मा हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं लेना है तो आप ये रिलेशन भी यूज कर सकते हो, एस इज इक्वल टू के सिग्मा होता है और टो इज इक्वल टू के टी होता है। तो यहाँ से आप चाहो तो एस की वैल्यू और टी की वैल्यू रख सकते हो। एस और टी की वैल्यू रखोगे तो आपके पास यहाँ पे, सॉरी, टो और सिग्मा की वैल्यू रखोगे तो टो और सिग्मा की मल्टीप्लीकेशन करोगे इन दोनों रिलेशन से, तो भी यू विल गेट यू माइनस एस टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आ जाती है। तो अब अपन क्या करेंगे, u माइनस, इसका मतलब log a, इसको लिखो यहाँ पे, इसका मतलब log a तो राइट हैंड साइड में रहेगा, यहाँ पर u माइनस एस टी की जगह आप लिख सकते हो f, क्योंकि ये f हो जाएगा, और यहाँ पे जो के टी है उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा के टी, वो प्राइम नहीं लगा हुआ है, के टी है, ठीक है। a को इधर ही रहने दो, log को उधर भेजेंगे, log को उधर भेजते ही क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। सो द कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें पता है रो कितना जा रहा था, ए ई रेस टू पावर माइनस ई बाई टो जा रहा था, वहां पर ए की जगह रख देंगे ई रेस टू पावर एफ बाई के टी, और यहाँ पर रख देंगे ई रेस टू पावर माइनस ई बाई के टी, क्योंकि टो की जगह हम क्या रख सकते हैं, के टी रख सकते हैं। दोनों को कॉमन ले लो, एक साथ ले लो, तो रो की वैल्यू आ जाएगी एफ माइनस ई बाई के टी। नाउ अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, रो जो है वो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, तो अगर पूरे वॉल्यूम में उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ से रो का एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन जो है वो 1 आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो डी टाउ वॉल्यूम है वो केवल किसका, केवल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास ई की, यहाँ से सॉरी, इसको अलग अलग फंक्शन का करो, पहले इसको अलग अलग फंक्शन में करो, ई की पावर एफ अपॉन के टी मल्टीप्लाई बाय ई की पावर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में ई की पावर कितना हो जाएगा, माइनस ई अपॉन के टी, और ये हमारे पास हो जाएगा डी टो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसमें एफ को उधर ले जाओ, एस को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ई की पावर माइनस एफ हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में तो ये मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें ये का ये टर्म मिलेगा, ई की पावर माइनस ई बाई के टी डी टो, क्योंकि जो ई है वो हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट और क्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर पी क्यू लिख दिया। अब हम जानते हैं पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन के दो फॉर्मूले होते हैं, क्लासिकल का और क्वांटम का, ये हमें पता है। ये उल्ट, आई डोंट नो, ये उल्टा लिख रखा है, कि मुझे ऐसा लगता है कि इंटीग्रेशन में क्वांटम होना चाहिए, समेशन में क्लासिकल होना चाहिए। एनीवेज, जो भी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बुक सही है। तो हमारे पास हमें पता है, मुझे ये वाला पार्टीशन फंक्शन तो पता है। पार्टीशन फंक्शन जानते हैं, समेशन ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन हुआ करता था बीएससी में, बीएससी का फॉर्मूला है, नहीं तो बीएससी के जो लेक्चर्स है वो मैंने इससे पहले 3 लेक्चर डाले हैं, वहां पर पार्टीशन फंक्शन यही वाला लिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि समेशन में ई माइनस ई अपॉन के टी जो होता है वो पार्टीशन फंक्शन होता है, और अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लोगे तो ई की पावर माइनस के टी का समेशन जो होता है ओवर द वॉल्यूम वो पार्टीशन फंक्शन होता है। तो ये टर्म जो है ये आपका पार्टीशन फंक्शन हो गया z, तो यहाँ से आपको मिल रहा है ई की पावर माइनस एफ बाई के टी जेड, दोनों साइड में लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस एफ बाई के टी हो जाएगा, और राइट साइड में कितना आ जाएगा, एल एन जेड आ जाएगा। यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू माइनस के टी बाई लॉग के टी लॉग जेड हो जाएगा, और के टी जो होता है वो होता है टो, तो एफ इज इक्वल टू माइनस टो लॉग ऑफ जेड। तो आप एंट्रोपी निकाल चुके हो, आप हेल्महोल्ट्ज फ्री, ये हमारी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए आप सीधे आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, तो पार्टीशन फंक्शन का भी हमें वैल्यू करेक्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पार्टीशन फंक्शन ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल। तो ये सारा डेरिवेशन आपको करना है, बस आपको यह करना है कि इसके अंदर
क्योंकि हमें इनडिस्टिंग्विशबिलिटी को इंक्लूड करना है, जैसे गिब्स पैराडॉक्स में किया था। तो इनडिस्टिंग्विशबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन आएगा क्लासिकल का, उसमें इस इंटीग्रेशन के साथ में दो टर्म और आएंगे, एक तो नॉर्मलाइजेशन भी कर दिया उसका, और एक इनडिस्टिंग्विशबिलिटी की कंडीशन भी लगा दी। तो इनडिस्टिंग्विशेबल कंडीशन के लिए तो हमने कर दिया n फैक्टर से डिवाइड, और यहाँ कर दिया h की पावर 3n। तो ये जो फैक्टर आया है n फैक्टर और h की पावर 3n जो है उससे डिवाइड जो हमने किया है वो केवल किसको किया है, इनडिस्टिंग्विशबिलिटी को कंडीशन कंसीडर करने के लिए किया है। तो इससे डिवाइड करने के बाद आपको अभी तक का जो अपन ने z का डेरिवेशन किया है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पार्टीशन फंक्शन ऑफ कैनोनिकल एनसेम्बल, तो आपको यहीं तक रुक जाना है। लेकिन अगर आता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, तो आपको ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी करना है, पार्टीशन फंक्शन भी करना है, एंट्रोपी भी करना है, सब करना है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला जो होता है, स्टेटिस्टिकल एंट्रोपी जो होती है वो सिस्टम में दी जाती है इस तरह से। यहाँ का फॉर्मूला आप वहीं से ले सकते हो, मैक्सवेल रिलेशन जो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स से किया है उसी से मिलता जुलता। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला दिया जाता है माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टो, और यहाँ से आ जाता है V एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको ध्यान रखना है, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। तो अब F हमें मिला हुआ है, F कितना है, माइनस का टो लॉग Z होता है। तो यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, टो लॉग Z करेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक बार टो का करेंगे तब लॉग Z कांस्टेंट, एक बार लॉग का करेंगे तब टो कांस्टेंट। तो ये दो फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गया एंट्रोपी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद इफ आई ई आई इज द ith एनर्जी वैल्यू ऑफ सिस्टम, तो हम जानते हैं पार्टीशन फंक्शन कितना होता है, e की पावर माइनस ई आई अपॉन टो होता है। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग से हमें ये मिल जाएगा, दोनों तरफ डेल बाय डेल टो करेंगे तो डेल बाय डेल टो ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड में अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड में देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉग का होगा, लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x। तो सबसे पहले 1 अपॉन समेशन ई की पावर माइनस ई अपॉन टो, ये तो हो गया 1/x। और फिर जो अंदर ब्रैकेट में होता है उसका भी करते हैं, तो उसका हो जाएगा e की पावर माइनस ई अपॉन टो, और फिर e की पावर माइनस ई आई अपॉन टो है उसका भी करना पड़ेगा। तो -1/टो कोफिशियंट है, -1/टो कोफिशियंट का क्या होगा, 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है, पर यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर लगेगा 1/टो²। तो ये पूरा डिफ्रेंसिएशन होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए 1/टो² आ जाएगा, ऊपर आपके पास ये आ जाएगा, ई आई आ जाएगा, वो एज इट इज लिखा हुआ है। और हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कोफिशिएंट में क्या आएगा, ई आई भी आएगा, कोफिशिएंट में क्या आएगा, ई आई भी आएगा। तो यहाँ पे समेशन ई आई भी आ जाएगा, और यहाँ नीचे वाला समेशन ये वाला पार्ट है। और हाँ साथ में क्योंकि हमें ith एनर्जी ली थी इसलिए हमने ये लिया था, जब हमें यही फंक्शन पूरे सिस्टम के लिए करना पड़ेगा, ये जो डेरिवेशन ये जो डिफरेंशिएशन हमने किया है ये सिर्फ ith स्टेट के लिए किया है। अगर सबको कंसिडर करना है तो एक समेशन और लगाना पड़ेगा जो कि न्यूमरेटर पे जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर पे ऑलरेडी समेशन लगा हुआ है। तो न्यूमरेटर पे एक समेशन क्यों लग रहा है, सारी स्टेट को कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने केवल ith एनर्जी लिया था। ith एनर्जी में भी डिनोमिनेटर में तो समेशन आ ही रहा था, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में पार्टीशन फंक्शन था, और पार्टीशन फंक्शन के अंदर समेशन आता है। लेकिन न्यूमरेटर में जो समेशन आया है वो क्यों आया है, क्योंकि आपने ith एनर्जी के लिए लिया था और अब आपको लेना है पूरे सिस्टम के लिए। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से अपने पास कितना आ जाएगा, ये जो टर्म है वो पूरा का पूरा टर्म आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस टर्म इज एवरेज एनर्जी। किसी भी टर्म का एवरेज अपन को पता है कैसे लेते हैं, समेशन उसका उस फंक्शन की वैल्यू और उसका e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन समेशन बीटा एप्सिलॉन आई। ये फॉर्मूला आप बीएससी के थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 में देख लेना, ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का एवरेज वहां पे लिया था मैंने, समेशन पी प्रोबेबिलिटी और एवरेज उसका मतलब क्वांटिटी की वैल्यू, तो वहां हमारे पास ई बार आ जाएगा, तो ई बार बाय टो स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास एनर्जी ई बार को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू जो है वो एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 15, इस इक्वेशन को 15 में करें, मतलब डेल बाय डेल टाउ लॉग जेड की जगह क्या रखना है, यू बाय टो स्क्वायर रखना है। तो पहले देख लेते हैं इक्वेशन 15 का है, ये रही इक्वेशन 15। तो डेल बाय डेल टो लॉग जेड, यहाँ पर वो वैल्यू रखनी है, तो आप यहाँ पर वो वैल्यू रख लेना, और यहाँ पर आपको वो वैल्यू रखने से क्या मिल रहा है, ये देखो ये मिलेगा आपको सिग्मा इज इक्वल्स टू, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला हो गया ये, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी निकाल ली, एंट्रोपी निकाल ली। ठीक है, और क्या निकालना है हमें,
देयरफॉर द थर्म, और अब थर्मोडायनेमिक, ये स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी है, अगर थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी निकालनी है तो के सिग्मा होगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को के से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो के से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और टो की जगह के बाई टी लिख दिया, तो इक्वेशन 18 है इंटू वी। ये हमारे पास हो गया यहाँ पर ये पूरा कैनोनिकल एंसेंबल का पार्टीशन फंक्शन डिराइव कर लिया। कैनोनिकल एंसेंबल के लिए हमने थर्मोडायनेमिक फंक्शन कर लिए, जैसे कि एंट्रोपी हुआ, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, सब कुछ कर लिया। अब एक बार जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, 5 इयर्स के पेपर में मैंने देखा था, ये आया था, शो दैट द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन कैनोनिकल एंसेंबल इज गिवन बाय दिस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि सबसे पहले हम ith प्रोबेबिलिटी लेते हैं, ith सिस्टम की प्रोबेबिलिटी, ith सिस्टम की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन होती है, क्योंकि सिंपल, क्योंकि हमें तभी तो एवरेज निकालना है। जैसे अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज में क्या आया था मेरे पास, समेशन e इंटू ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी अपॉन समेशन ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, यही आया था। तो और जबकि मुझे पता है कि किसी चीज का एवरेज निकालने का तरीका होता है समेशन प्रोबेबिलिटी ith सिस्टम की और उस ith स्टेट में वैल्यू। तो अगर इस ei को छोड़ दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ से जो रिमेनिंग पार्ट है वही तो लिखा हुआ है ना, तो ई ऊपर आ जाएगा, ई की पावर, यहाँ समेशन हट जाएगा, फिर ई की पावर ith स्टेट में लिया है केवल, समेशन करने का मतलब है पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस ई आई आ जाएगा और अपॉन टो, और ई की पावर, ये नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा पार्टीशन फंक्शन है, तो z ले लिया और यहाँ रो ले लिया। अब अपन रो आई लॉग रो आई निकालते हैं, तो समेशन लगाया सबसे पहले, क्योंकि हमें ये राइट हैंड साइड को लेके चलना है, सिग्मा के इक्वल आता है या नहीं आता, तो समेशन लगा देंगे सबसे पहले, फिर हम क्या करेंगे, रो आई की वैल्यू लिखनी है। अब रो आई की वैल्यू हमने ये वाली मिली है, तो रो आई की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, फिर लॉग लगा दिया, वापस रो आई हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये z जो है ये तो समेशन के बाहर ले लो, 1/z ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, लॉग ऑफ दिस फंक्शन, लॉग ऑफ दिस फंक्शन करना है, तो लॉग a बाई बी हो जाएगा, लॉग ई की पावर माइनस ई आई अपॉन टो माइनस जेड हो जाएगा, माइनस लॉग जेड हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने से लॉग ए अपॉन बी को सबसे लॉग ए बाई बी करो, ठीक है, तो लॉग एक्सपोनेंशियल पे लगेगा, ठीक है, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ तो सिंपली आ जाएगा माइनस ई आई अपॉन टो, और फिर जब जेड पे लगेगा तो माइनस का लॉग जेड आ जाएगा, और यहाँ पे वो का वो टर्म लिखा हुआ है हमारे पास, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसको अब रीअरेंज करना है सिर्फ अपन को, इसको रीअरेंज किस तरह से किया गया है थोड़ा सा वो देख लो। सबसे पहले 1/z, 1/z कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर समेशन ई की पावर माइनस ई बाई टू कहाँ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास उसके बाद आपके पास कहाँ पे आ चुका है, यस, नीचे आपके पास माइनस का 1/2 है, नीचे माइनस का 1/2 भी आ जाएगा, लॉग जेड भी आपके पास है, लॉग जेड भी आपके पास आ जाएगा। ओके, तो इसको एलसीएम के टर्म में लिखा है, आई गेट इट, आई गेट इट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज आपको करना पड़ेगा, मैं समझ गई। यहाँ पे देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, किया क्या है कि इस एक्सप्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास दो एक्सप्रेशन आएंगे, एक ही वाला टर्म आएगा और एक ही वाला टर्म आएगा, बस अंदर मल्टीप्लाई किया है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, z की वैल्यू वापस वो रखो, z हमारे पास होता है समेशन e की पावर माइनस ई आई अपॉन टो, तो z की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपको रख देनी है, और माइनस यहाँ पे आपको एज इट इज रख देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है, z की वैल्यू रख दी है, और ठीक है। इसके अलावा देखो, ये वाला पार्ट जो है समेशन ई की पावर माइनस टू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस z से ये z कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का log z, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/2, जो कि एज इट इज आ रहा है, और रिमेनिंग फंक्शन आपके पास क्या है, एनर्जी का एवरेज वैल्यू है, तो एनर्जी का एवरेज वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ माइनस साइन है, ध्यान रखना, स्किप कर दिया, और इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, log z प्लस u बाई टो आ जाएगा, u एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू है इक्वेशन 17 को अगर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइनस का log z प्लस u बाई टो आ रहा है। क्या ये वैल्यू सिग्मा की थी इक्वेशन 17 के अंदर, देख लेते हैं, इक्वेशन 17 हमको शायद इधर मिली होगी, यस, इक्वेशन 17, ये देखो 17 वही मिल रही है, log z प्लस u बाई टू, तो हम राइट हैंड साइड चले थे और वो किसके इक्वल आ गया, सिग्मा के इक्वल आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। थैंक यू।